ओके सो बच्चा पार्टी, टुडे वी विल डील विद द टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। कितने टाइप्स के पार्टी सिस्टम्स होते हैं? तो आपके पहला जो है, मतलब जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज में टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम सिस्टम कितने होते हैं पार्टीज के, ठीक है? तो एक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है? नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। सो नेसेसिटी भाई साहब क्या है? वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। अगर भाई साहब पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, इफ देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन यू आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस, हाउ विल यू कंटेस्ट इलेक्शंस? और अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुए तो मुद्दे नहीं होंगे, सॉरी, और मुद्दे नहीं होंगे तो मुद्दों पे काम भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड। तो हम एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। देखो, इलेक्शंस तो होंगे क्योंकि इलेक्शन क्या है? डेमोक्रेटिक सेटअप का भाई साहब एक प्रोसीजर है। अभी इस सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है, कि आपका भाई साहब नो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका संविधान क्या बोल रहा है भाई साहब? कि इलेक्शंस तो होने ही होने हैं। तो इलेक्शंस अगर होने हैं तो विदाउट पार्टी लोग इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। इनको हम निर्दलीय उम्मीदवार बोलते हैं, ठीक है? निर्दलीय उम्मीदवार मतलब इनकी कोई पार्टी नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इनका कोई, ना ही कोई भाई साहब बीजेपी से एसोसिएटेड है, ना कांग्रेस से एसोसिएटेड है, ना कोई दूसरे पार्टी से एसोसिएटेड है। आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। लोग अगर आपको जानते हैं तो आपको वोट देंगे। अगर आपको ऐसा आश्वासन है तो आप अकेले इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी नो पॉलिटिकल पार्टी, समझ लो देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन इलेक्शंस तो होने ही है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शंस होने हैं तो सबके सब भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो जाएंगे, या जिनको हम भाई साहब निर्दलीय उम्मीदवार बोलते हैं, ठीक है? निर्दलीय उम्मीदवार। अभी समझ लो इतना बड़ा देश का कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा में 543 सीट्स हैं, 543 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर एक से निर्दलीय उम्मीदवार चुना जा रहा है, ठीक है? इलेक्शंस हो रहे हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विनर है वो निर्दलीय, ठीक है? कोई भाई साहब एक पार्टी ए, कोई बी, कोई सी, तो ऐसे भाई साहब सारे लोग चुने जा रहे हैं। अभी पार्लियामेंट बन जाएगी। पार्लियामेंट में आप शपथ किसको ग्रहण कराएंगे? कौन जीता? कौन सी रूलिंग पार्टी होगी? अगर पार्लियामेंट बनी भी तो क्या होगा? वो मछली बाजार हो जाएगा भाई साहब। सब अपने अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं, सब अपने अपने रीजन के मुद्दे लेकर आ रहे हैं, तो क्लैश होगा। कोई कंसोलिडेटेड एफर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप भाई साहब आ रहे हैं रत्नागिरी से, आप भाई साहब आ रहे हैं सतारा से, आप भाई साहब आ रहे हैं भाई साहब नवी मुंबई से, सब लोग जीते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। होगा क्या? ये रत्नागिरी का मुद्दा लगाएगा, ये भाई साहब नवी मुंबई के मुद्दे को लगाएंगे, तो ये क्लैश ही होता रहेगा। नहीं, पहले हमारा काम होना चाहिए, तुम बोलोगे पहले हमारा काम। तो व्हाट विल हैपन? कोई मुद्दों का समाधान नहीं होगा, बहस होगी, मारामारी होगी, बस, और कुछ नहीं होगा। सो ये एक एक अगर पार्टी सिस्टम नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां जितनी भी दे लें, लेकिन वो एक नेसेसिटी है। नेसेसिटी समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर सब जगह से निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव हो गया, ठीक है, इफ दे आर इलेक्टेड, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ कंप्लीट chaos इन द पार्लियामेंट। वैसा पार्लियामेंट पूरा कंप्लीट chaos में चला जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा बच्चा। सब लोग अपने अपने प्रांत से जीत कर आ रहे हैं और सब लोग यही कोशिश करेंगे कि उनके प्रांत का डेवलपमेंट हो। बाजी जायज है ये, लेकिन लेकिन ये जो उनके प्रांत का डेवलपमेंट, इस मारामारी में किसी का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कोई डिसीजन नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है ये? अभी विजा विज अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी से समझ लो कोई पार्टी ए है और इन्होंने रत्नागिरी से अपना एक कैंडिडेट रखा, नवी मुंबई से एक कैंडिडेट इनका जीता, और लेट्स से कोई ले लो जैसे नासिक से एक कैंडिडेट इनका जीता, वैसा, ठीक है? ये सब एक ही पार्टी के हैं, ठीक है? तो पार्टी में ये अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं, ये पार्टी, तो पार्टी डिसाइड करेगी कि पहले किसके मुद्दे को एड्रेस किया जाए और उसी पे कार्रवाई होगी। तो समझ लो ये रूलिंग पार्टी बन गई है, बहुमत से चुनाव हो गया है, ठीक है? तो ये क्या करेगी भाई साहब? अभी पार्टी, जो लोग भी वहां से जीते हैं, ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि सर हमने वोट बैंक पे पार्टी में इलेक्शन जीता है, तो हमको वहां के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। यस, राइट। अगर काम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली अपने मुद्दे लेकर आएंगे। तो धीरे धीरे पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको प्रायोरिटी पे हम रखें, पहले इस काम को निपटाते हैं, फिर इस काम को निपटाते हैं, फिर इस काम को निपटाते हैं, डिपेंड करेगा काम क्या है। समझ में आ रहा है ये? और काम से कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है वो भी डिपेंड करेगा कि कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, ठीक है? समझ लो भाई साहब, मतलब एक काम है जिससे 100 लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, 100 लोगों को फायदा हो रहा है, और एक दूसरा काम है जिससे करीबन 50,000 लोगों को फायदा हो रहा है।
तो 50,000 वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ना कि आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं वो काम। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो इसीलिए पार्टी सिस्टम बहुत एसेंशियल होता है। ठीक है, so if all these are independent candidates who have won, so no one will be able to make any promises to the people without any major policy. आप क्या प्रॉमिस करोगे भाई साहब? क्योंकि प्रॉमिस जब होता है तो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, और गवर्नमेंट तो बन ही नहीं रही है, यहाँ पे सब लोग इंडिपेंडेंट है भाई साहब। ठीक है, ओके, so no one will be elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality. So किस constituency में वो कौन सा काम कर रहे हैं, but no one will be responsible for how the country will be run. ठीक है, देश कैसे चलेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, है ना? सब लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से भाई साहब जीते हैं और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे काम करेंगे, लेकिन देश एकत्रित रूप से कैसे चलेगा इसका कौन गारंटी लेगा? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ये पूरा अफला तफली वाला माहौल होगा। ठीक है, सब अफला तफली हो जाएगी भाई साहब। कुछ कुछ मतलब जैसे इसको ऐसे समझो कि आपका एक क्लास है और उसमें साइंस के टीचर, एसएसटी के टीचर, इंग्लिश के टीचर, मराठी के टीचर सब एक साथ पढ़ाने आ गए, सब एक साथ पढ़ा भी रहे हैं, कुछ समझ पाओगे आप? नहीं, तो एक अफला तफली वाला माहौल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, कोई स्ट्रीमलाइन नहीं है। अभी प्रिंसिपल हो या जो भी स्कूल मैनेजमेंट हो, उन्होंने अपने सिलेबस को और टाइम टेबल को डिवाइड करके रखा हुआ है। इतना से इतना पीरियड भाई साहब साइंस का होगा, इतना से इतना पीरियड भाई साहब पीटी होगा, इतना से इतना पीरियड आपका भाई साहब इंग्लिश होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है तो अलाइंड है, लेकिन मैनेजमेंट ही अगर नहीं रहेगा, ये टीचर बोलेगा नहीं ये वाला पीरियड मुझे चाहिए भाई साहब, ये वाला मैं करूंगा, ये वाला बोला, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही होगा, सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को भाई साहब आगे लाने की कोशिश करेंगे, और इसी मारामारी में किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो ये एक अफरा तफली वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। We can also think about it by looking at the non-party based elections to the पंचायत in many states. तो पंचायत जो होती है, पंचायत का इलेक्शन ज्यादा करके नॉन पार्टी बेस्ड होता है। ठीक है, पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, फॉर्मली पार्टी कंटेस्ट नहीं करती है, पार्टी के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, पंचायत इलेक्शंस में it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel for its candidates. तो विलेज में भाई साहब ऐसा डिवीजन हो जाता है और सब लोग अपना अपना कैंडिडेट डालते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हेन द पार्टी डज ऑन नेशनल लेवल। दैट इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और होना जरूरी भी है, वरना अफला तफली का माहौल होगा। ठीक है, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर बड़े पैमाने पे एक फोकस डायरेक्शन में काम हो सकता है, अदरवाइज सब खींचेंगे एक दूसरे को। ठीक है, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का राइज कैसे हो रहा है भाई साहब? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के साथ। ऑल सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, they also need some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. ठीक है, तो जितने भी आपके सोसाइटीज हैं large and complex, they also need some agency to gather different views on various issues. ठीक है, and to express these to the government. तो सबको भाई साहब एजेंसी चाहिए to express these views to the government. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. तो एक responsible government का फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for democracy. तो ये तो नेसेसिटी हो गई। अभी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, तो जो कंट्रीज होती हैं उनमें इस तरीके का विभाजन होता है कि कितने पार्टी सिस्टम्स हैं। ठीक है, हमारा भाई साहब किस तरीके का है? मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे पार्टीज एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ देशों में एक ही पार्टी चल रहा है, जैसे चाइना। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, वहां पे इलेक्शंस क्या, वो एक ही पार्टी है बस। ठीक है, नाम कहने के मतलब कहने को तो शायद इलेक्शंस हो भी जावे, लेकिन सबको मालूम है वही पार्टी आनी है, तो वन पार्टी सिस्टम है। कहीं कहीं पे टू पार्टी सिस्टम है। फॉर एग्जांपल यूएस, अभी अभी देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शंस जीते, तो वहां पे दो पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। सिंगल पार्टी इज इन एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिव। तो सिंगल पार्टी भाई साहब आपका एग्जिस्टेंस में है, ओनली वन पार्टी कैप्चर्स द पावर, और हर बार एक ही पार्टी भाई साहब जीतता है। कंट्री पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना में आपका भाई साहब ये सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम है,
और इसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यही जीतने वाला है भाई। ठीक है, कहने को तो शायद वहां पे भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं, लेकिन सबको इन्हीं को वोट देना पड़ेगा। सो इट्स अ सिंगल पार्टी सिस्टम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो जो चाइना में है वो बेसिकली सिंगल पार्टी सिस्टम है। टू पार्टीज आर इफेक्टिव। जहां पे टू पार्टी सिस्टम है, दे गेट पॉलिटिकल पावर ऑल्टरनेटिवली। तो बाई पार्टी सिस्टम है, कभी इसने चलाया कभी इसने चलाया, ऑल्टरनेटिवली बाई सब चल रहा है। ठीक है, सो दे गेट पॉलिटिकल पावर ऑल्टरनेटिवली, दिस इज अ बाई पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भाई साहब ऐसे चल रहा है, तो टू पार्टी सिस्टम है। जैसे वहां पे दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। सो दीज आर द टू पार्टीज दैट आर देयर। मल्टी पार्टी सिस्टम, मेनी इफेक्टिव पार्टीज, काफी सारे पार्टीज हो जाते हैं। पार्टीज कंपीट विथ ईच अदर फॉर पावर, जैसे इंडिया में है भाई साहब आपका, टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो हो सकता है कभी कभी गवर्नमेंट में आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना मिले, यहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। दो पार्टीज हैं, किसी एक को भी एक ज्यादा वोट मिल गया तो वो इलेक्टेड हो जाएगा, दो ही पार्टीज हैं। ठीक है, देखिए दो पार्टीज में एक को जीतना है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे यहाँ पे इतने सारे, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की एक रैंकिंग रखनी पड़ती है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टू थर्ड मेजोरिटी होनी चाहिए। आपके भाई साहब 545 सीट है, उसमें से टू थर्ड मेजोरिटी से आपको जीतना पड़ेगा। तो 545 और टू थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब इसको, 3 1 जा 3, 3 8 जा 20, 3 1 जा 3 है ना, 3 8 जा 24, अप्रोक्सीमेटली आप 183 सीट्स मान कर 181 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 1 3। तो आप समझ लो यहाँ पे भाई साहब आपका 363 सीट्स पे आपकी बहुमत होनी चाहिए, तब जाकर आप सरकार बना सकते हैं। ऐसा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है भाई साहब। ठीक है, और अगर आपकी बहुमत नहीं बन रही है तो आप किसी के साथ कोएलिशन करके गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब एक को ही जीतना है, दो ही ऑप्शन है, तो इसीलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सीन यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ रहा? ना ही यहाँ पे आ गया, यहाँ तो सवाल ही नहीं होता भाई साहब, एक ही पार्टी है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सीन नहीं आएगा। अगर दो पार्टीज हैं ए और बी, और इसको भाई साहब एक वोट ज्यादा मिला है तो भी ये जीत जाएगा, इसको अगर एक वोट ज्यादा मिला है तो भी ये जीत जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा वैसे, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू थर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, इसीलिए सो कोलिशन गवर्नमेंट हो जाती है कभी कभी। सरकार जो है तो मिली जुली सरकार होती है। ठीक है, मिली जुली सरकार है मतलब आपने किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के साथ हाथ मिला लिया और बेसिकली वो सीट्स आपके हो गए। तो आपको अगर पूरे पूरे 363 सीट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपने जितने भी सीट्स देखे बनाए होंगे, जीते होंगे, उसके बाद दूसरे एडिशनल सीट से लेकर आप सरकार बना सकते हैं। ठीक है, तो कंट्री इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है भाई साहब। तो पार्टी जैसे अगर आप देखोगे कोलिशन गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए की गवर्नमेंट है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हाँ इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी के हैं, लेकिन जो अलायंस है उसको अपन बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, ठीक है, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट, इस तरह के भाई से अलायंसेस होते हैं। ठीक है, जो अपने अलायंसेस को कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, how many parties should we have? So which of these is better? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. ठीक है, क्वेश्चन खुद ही में एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव। जितने मुद्दे उतने एजेंडास, उतने लोग, उतनी विचारधाराएं और उतने ही लोग जुड़ेंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने या संविधान ने कोई लिमिट नहीं रखा है नंबर ऑफ पार्टी फॉर्मेशन। अगर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप बाकायदा जीत रहे हैं तो आप पार्टी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, आपके मुद्दों को अगर लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया है, आपके वर्किंग स्टाइल को अगर लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया है, तो जब आप वो चुनाव के टाइम पे भी आपको वोट देंगे और आप जीतेंगे। अगर आप जीत रहे हैं तो ये इंडिकेटर है कि लोग आपके साथ हैं, चाहे आप निर्दलीय उम्मीदवार हो या चाहे आप किसी पार्टी से जुड़े हो। ठीक है, यही आपका मूल्यांकन है। कभी कभी भाई साहब लोगों की जमानत जब्त होती है, मतलब समझते हैं, जमानत जब्त हो गई भाई साहब, आप अगर ऐसा सुनेंगे चुनाव के दौरान, इसका मतलब क्या होता है? किसी कैंडिडेट का जमानत जब्त होना मतलब क्या? मतलब क्या है? कभी चुनावी वो नहीं देखते हो क्या? चुनाव में जो न्यूज आते हैं देखा करो, उससे पता चलता है बहुत सारी चीजें हमारे। हाँ, वो जो डिबेट्स होते हैं वो फालतू के होते हैं, लेकिन जो आपका रिजल्ट आ रहा है कहीं कहीं से, तो कैसे रिजल्ट होता है और ये जो कार्रवाई हो रही है, ये सब देखा करो थोड़ा सा। ठीक है, इससे आपको अपने संविधान और जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी वोट डालेंगे। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस
तो आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे जमानत जब्त मतलब कोई बहुत बुरी तरह से अगर हार जाए, बहुत बुरी तरह से, ठीक है, तो उसका मतलब जबरदस्ती का तुमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, ठीक है, एक सीट को ब्लॉक रखा, शायद तुम्हारे सीट पे कोई और आता था तो शायद लोग उसको वोट भी देते थे, है ना, तुम भाई साहब फालतू, तो तुम अब इलेक्शन कमीशन उसको बार कर देती है। नाउ यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, इसको बोलते हैं जमानत जब्त होना। मतलब एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है इलेक्शन के टाइम पे, वो पैसा जब्त हो जाएगा और आपको बार कर दिया जाएगा इलेक्शन से, आप इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकते अगर आप बहुत बुरी तरह से हारते हैं तो। मतलब लोगों में आप खड़े तो हो गए इलेक्शन में, टिकट भी मिल गया, लेकिन लोगों ने आपका समर्थन ही नहीं दिया, जो भी रीजन हो, आपके एजेंडे बहुत वीक होंगे या आपने कोई कार्रवाई की नहीं होगी, लोगों से आप जुड़े ही नहीं होंगे। सो ऐसे तमाम कारणों से अगर आप बैन हो जाते हैं, बार्ड हो जाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं जमानत जब्त होने का प्रोसेस। मोहतरमा इसको जरा बंद कर दीजिए ना प्लीज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस प्रोसेस इज नोन एज, okay, so it evolves over a longer time depending on the nature of the society, its social and regional divisions, its history of politics and system of elections। तो बहुत सारे मुद्दे आ ही जाते हैं, हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि मुद्दे भी बहुत ज्यादा होंगे, और मुद्दे अगर ज्यादा होंगे तो पार्टी सिस्टम भी ज्यादा होगी। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ more than one parties and has there a limit to be put upon the number of parties that could be formed? Answer is no, कॉन्स्टिट्यूशनली आप कोई लिमिट पुट अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्या ये सिस्टम एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस? बहुत सारे पार्टीज का बनना, क्या ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? दोनों भी है, ठीक है। एडवांटेजेस क्यों है? क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो किसी पार्टी ने किसी मुद्दे को उठाया, किसी पार्टी ने उस मुद्दे को निग्लेक्ट किया, जिसने उस पार्ट जो निग्लेक्टेड मुद्दा है, अगर उसको कोई पार्टी उठाती है तो उससे सारे लोग जुड़ेंगे, जस्टिफाइड है, इस मुद्दे का रिप्रेजेंटेशन होगा और इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जस्टिफाइड है। अनजस्टिफाइड कभी हो जाता है, अनजस्टिफाइड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है? जब आप वोटिंग करने जाते हैं। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं भाई साहब, इतना लंबा लिस्ट रहता है भाई साहब उसमें, ठीक है। अभी आप कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साहब, कौन सी पार्टी है, क्या काम कर रही है, क्या एजेंडा है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज, ठीक है। शायद वोट करने गए थे किसी और को, वोट देकर आते हैं किसी और को, और वो एक बार रिकॉर्ड हो गया तो इरेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज समस्याएं हो जाती हैं कि किसको वोट दें, चुनाव किसका करें, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था, आप किसी मोबाइल शॉप में मोबाइल खरीदने जाते हैं और उसने भाई साहब आपके सामने 50 मोबाइल रख दिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप घर पे सोच कर कुछ और चले थे और वहां जाकर और कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कोई दूसरा दुकानदार है, वो दो ही मोबाइल दिखाता है और दो मोबाइल में कंपैरिजन दिखाता है, आपके दिमाग में वो चीज रजिस्टर हो जाएगी। आप उस मोबाइल को खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपके दिमाग में कम से कम उन दोनों मोबाइल्स के फीचर्स रजिस्टर हो जाएंगे, है ना। सो देर इज अ मोर ऑफ अ लाइकलीहुड इन द सेकंड केस ऑफ यू बाइंग द मोबाइल फ्रॉम दैट शॉप रादर इन द फर्स्ट केस वेयर यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो ये आपका होता है। तो प्रोज एंड कॉन्स तो भाई साहब है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances। हमारे देश में भाई साहब पार्टी सिस्टम जो है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से तैयार हुई है। हमारे देश का सेटअप देख लो, जैसे समझो अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये आपका पूरा इंडिया है, ठीक है। क्या नॉर्थ और साउथ में कोई भेदभाव है? मैं अगर बोलूं कि आपका साउथ का डेवलपमेंट एज कंपेयर टू नॉर्थ ज्यादा हुआ है, सो इट्स अ फैक्ट। सदर्न पार्ट का इंडिया में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है देन नॉर्दर्न पार्ट। Why? Why? In spite of we being the residents of the same country, more development has happened in the southern part than the northern part. Any reason why? जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ना, देखो सारी चीजों पे डिपेंड करता है, हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है भाई साहब, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे एक तो पहले पोर्ट्स ज्यादा हैं तो ज्यादा धंधा होता है, ठीक है। दूसरा भाई साहब क्या है, जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे वो सब यहां से घुसे, ठीक है। मोहम्मद गजनी, पर्शियन इन्वेडर्स, मोहम्मद गोरी, सारा, और जहां पे भी मतलब ये एक वॉर टाउन एरिया रहा सदियों तक, ठीक है। सदियों तक ये एक वॉर टाउन एरिया रहा भाई साहब, जिसके वजह से आपका ये वाला थोड़ा सा मतलब शांति, हाँ यहाँ पे आपस में झगड़े हुए, आपस में मारामारी हुई, आपस में वॉर्स में, लेकिन यहाँ पे बार बार आक्रमण होते रहे, जिसके वजह से यहाँ का डेवलपमेंट इधर से कम हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? ये और ये एक, तो ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है ना, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है।
कि भाई साहब यहाँ पे ऐसा हुआ, इसके वजह से आपका सेटअप अलग होगा, लोगों की मानसिकताएं अलग अलग होंगी, लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग होंगी, लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होंगी। तो ऐसे सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस आता है, पॉलिटिकल सिस्टम का इन्फ्लुएंस आता है, इन्वेडर्स का इन्फ्लुएंस आता है, एग्रीकल्चर का इन्फ्लुएंस आता है। ये सारा चीजें आपके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। आप किसी भी प्रांत पे जाओगे, वहां पे आप जैसे अगर मैं बोलूं कि आप फटाक से दिल्ली जाइए, आज ही दिल्ली जाइए, तो आप जाकर दिल्ली में एकदम एडजस्ट हो जाएंगे क्या? आप वहां के लोगों को देखेंगे, वहां का रहन सहन, खाना पीना, लोग कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, ये सारी चीजों को आप नोटिस करेंगे, है कि नहीं? बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑल्दो यू विल बी डीलिंग विद इंडियंस हियर, ऑल्दो यू विल बी डीलिंग विद इंडियंस देयर, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। और ये डिफरेंसेस कोई एक दिन में नहीं आते हैं, ये डिफरेंसेस सदियों से हैं। और ये डिफरेंसेस कोई दुश्मनी की वजह से नहीं है, ये डिफरेंसेस जिस सेटअप में हमारी परवरिश हुई है उसके वजह से है, ठीक है? और ये होगा ही, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवेश हैं, ठीक है? सो इसके चलते आपके मुद्दे भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है? जैसे दिल्ली का मुद्दा है भाई साहब पोल्यूशन, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, एक्यूआई बहुत खराब है वहां की, ठीक है? हमारे यहाँ पे अभी तक उतना नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं कि हमारे यहाँ पे गाड़ियां कम चल रही है, इस वजह से कि हमको कोस्टल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? हमारे यहाँ की जो हवा है वो समुद्र के उधर जा सकती है, ये ओपन एयर मिल रहा है। दिल्ली भाई साहब कंजस्टेड है, इधर हरियाणा पंजाब में आपका भाई साहब इतना ज्यादा वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जलाया जाता है, इससे ज्यादा स्मोक होता है। इधर भाई साहब गाड़ियां चल रही हैं, तो ये स्मोक जाएगा कहाँ भाई साहब? वो एक क्लाउड बनकर उस शहर के ऊपर उड़ता रहेगा। तो दिल्ली के लिए पोल्यूशन का मुद्दा जितना सीरियस है, हमारे लिए शायद उतना सीरियस ना हो। तो आप देखिए सोसाइटी का सेटअप अलग अलग है, मुद्दे अलग अलग है, प्रॉब्लम्स अलग अलग है, ठीक है? सो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग होना पड़ता है, ठीक है? For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity. अगर आप देखोगे भाई साहब सोशल डाइवर्सिटी, तो यहाँ के लोग वॉर से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हुए, इसीलिए इनका डेवलपमेंट कंपैरेटिवली कम हुआ। यहाँ के लोग वॉर से कम इंपैक्टेड हुए, इसीलिए कंपैरेटिवली इनका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, है ना? ये एक सोशल डिफरेंस आ गया। फिर आपका क्या है भाई साहब, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। मुंबई में रहता हुआ कोई इंसान उतना ज्यादा पोल्यूशन से इंपैक्टेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाजू में ही समुंदर है, यहाँ पे भी उतनी गाड़ियां चल रही हैं भाई साहब, लेकिन जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो समुंदर की तरफ पुश हो जा रहा है, ठीक है? लेकिन दिल्ली में रहता हुआ कोई इंसान इंपैक्ट हो रहा है। यहाँ भाई साहब पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ी तादाद में भाई साहब जो कटी हुई फसल है, मतलब फसल काटने के बाद जो घास फूस रह जाता है उसको बर्न किया जाता है, प्लस इतनी गाड़ियां तो दिल्ली में ही चल रही हैं, ठीक है? तो यहाँ का हवा कहाँ जाए, ठीक है? तो ये सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, इसलिए वहां का एक्यूआई लेवल गिरता रहता है, ठीक है? सो ये सारे भाई साहब आपके जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज है। इन सच लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली अब्सॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। इतने सारे लोग, इतने सारी डाइवर्सिटी कि भाई साहब आपके 2 या 3 पार्टी से सारे समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता है। शायद हो भी सकता है, लेकिन हमारे लिए अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है। हमको लगता है कि जितनी पार्टीज होंगी उतनी समस्याओं का निवारण होगा, ठीक है? समस्याएं अलग अलग हैं, ठीक है? तो आपका देखिए भाई साहब इतने सारे पार्टीज हो रहे हैं, और भी होने की संभावनाएं हैं, ठीक है? तो ये सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के चलते इतने सारे पार्टीज का, इतने सारे, देखिए पार्टी मुद्दे के बिना नहीं हो सकती, कोई एक एजेंडा होगा पहले, उसके बाद ही पार्टी बनेगी। और उस एजेंडा पे पार्टी बनती है, इसलिए बनती है क्योंकि भाई साहब हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, सोच इतनी ज्यादा है, सोचों में जो आपका अंतर है वो इतना ज्यादा है, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। देखिए कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता। जैसे अमेरिका के वाले भी लोग ये बोलते होंगे कि काश हमारे यहाँ पे 2 ही पार्टी है, काश हमारे यहाँ पे इंडिया की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। और आप इतने सारे चॉइसेस आ जाते हैं, जब आप वोट करने जाते हैं कभी कभी आप कंफ्यूज होकर आप ये भी बोलते हैं कि यार अमेरिका की तरह 2 पार्टी सिस्टम होता तो अच्छा होता। तो सब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो आइडियल है, लेकिन समस्याएं या चैलेंजेस सब डाइवर्सिटी के लिए अलग अलग होती है, ठीक है? सो नो सिस्टम इज आइडियल, ठीक है? तो अभी हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो बहुत बड़ी जो चीज है वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुझे सुबह सुबह कॉल आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है? सचिन तेंदुलकर इज बेसिकली स्पीकिंग एंड ही इज मोटिवेटिंग पीपल टू गो एंड कास्ट योर वोट, ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कॉल आ रहा है। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे इंसान है जो कॉमन लोगों से जुड़ जाएंगे, सब जानते हैं उनको, है ना? तो उनके वॉइस में एक वॉइस मैसेज आ रहा है, ठीक है? कि कृपया मतदान के टाइम पर अपना मतदान
कास्ट करें, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन सदन। ओके, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर। तो आपने भाई साहब आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ा था कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो जितनी भी पार्टीज होती हैं उन सबको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, कहां पे? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जैसे आप अगर कोई कंपनी खोलते हैं तो आपकी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी रजिस्ट्रेशन में, वैसे ही अगर आप कोई पार्टी बनाते हैं तो उस पार्टी को रजिस्टर करना पड़ता है किसके साथ? इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के साथ। अभी ये पार्टी जो रजिस्टर, ऐसा नहीं है कि भाई साहब मेरे को सपना आया चलो पार्टी बनाना, पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के दरबार में, वैसा मेरा पार्टी रजिस्टर करो, ऐसा नहीं होता भाई साहब। वो भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू बेसिकली कंप्लीट बिफोर यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ओके, सो कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। तो हाँ, ये जरूर है कि वो सारे पार्टीज को इक्वली ट्रीट करेंगी, लेकिन जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है तो उनके लिए थोड़ा बहुत उनका एक्सटेंशन रहता है, ये होगा ही, स्पेशल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, these parties are given a unique symbol, only the official candidates of that party can use that election symbol। तो हर एक पार्टी का एक सिंबल होता है, वो सिंबल बेसिकली पार्टी से कोरिलेटेड होता है, ठीक है। तो these parties are given a unique symbol, सारे पार्टीज को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, ठीक है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट, जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं वही उस सिंबल को यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर कांग्रेस के हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल यूज नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़े, आप कांग्रेस से लड़े तो मतलब कोई भी दूसरे पार्टी का इंसान कोई दूसरे पार्टी के सिंबल को यूज नहीं कर सकता, यूनिक सिंबल है ये, ठीक है। ओके, parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose। तो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना कंपनी का लोगो होता है, वैसे आप किसी दूसरी कंपनी का लोगो नहीं यूज कर सकते, है कि नहीं, ठीक है। अगर आप यूज करें तो आप पे केस बन सकता है ना। भाई कोको कोला वाले पेप्सी का लोगो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। कोलगेट वाले भाई साहब बाबा रामदेव का लोगो नहीं यूज कर सकते, दीज आर डिफरेंट, ठीक है। सो इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोगोस या उनके सिंबल्स होते हैं जो रजिस्टर होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब वोट देने जाते हैं ना तो इसी सिंबल पे वोट देते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल पे आपकी वोट की रिकॉर्डिंग होती है ईवीएम में जब आप वोट देने जाते हैं, तो इसीलिए सिंबल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है पार्टी बनाने का? क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप पार्टी बना सकते हो? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पार्टी हम किसको बोलेंगे? जो स्टेट लेवल पे कंटेस्ट कर सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी जो इलेक्शन चल रहा है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है। जैसे आप बोलते हैं ना प्रशांत ठाकुर इज एन एमएलए, एमएलए मतलब क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, जो टोटल वोट्स है उसका कम से कम 6% अगर कोई पार्टी सिक्योर कर रहा होगा इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम 2 सीट जीत रहे हो, इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। पूरे इलेक्शन का वोटिंग परसेंटेज का कम से कम 6% और कम से कम 2 सीट जीतना जरूरी है इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ स्टेट पार्टी। समझ में आ रहा है? जैसे समझ लो यहाँ पे लेट्स से 1000 लोगों ने वोट किया पूरे महाराष्ट्र में, आई एम जस्ट टेकिंग कि भाई साहब वोटिंग के दिन 1000 लोगों ने वोट किया, तो कितने लोग कम से कम होने चाहिए आपके पार्टी को वोट देते हुए? 6% इसका, तो 6/100 इंटू 1000, मतलब कम से कम आपको 60 वोट्स मिले हों। 1000 वोट में कम से कम आपको 60 वोट मिले हों और कम से कम 2 सीटें आपको मिली पूरे स्टेट में, तो आप स्टेट पार्टी बन जाओगे। स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? विच पार्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी? अ पार्टी विच हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट by 6% of the total votes, 6% of the total votes and at least 2 seats, ठीक है, तभी जाकर आपको स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। A party that secures at least 6% of the total votes in लोकसभा इलेक्शन, अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इलेक्शंस, ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha
इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, 6% यहां पे भी ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, पूरे लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 6% जिसने भाई साहब रिक्योर किया हो, ठीक है, कुछ लिखना नहीं है ना, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया भाई साहब, कभी नहीं लिखेगा तू, उल्टे सीधे डायग्राम्स बनाएगा। A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ सारी चीजों का नोट बनाओ यार, जहां पे नोट बनाना है वहां पे बनाना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा नेशनल पार्टी का रिकग्निशन है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस, ठीक है, इन 4 स्टेट्स, ठीक है, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है, इज रिकग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। कम से कम 4 सीट्स जो जीते, ठीक है, इसको नेशनल पार्टी का रिकग्निशन मिलता है। Okay, so Indian National Congress, ठीक है, it's one of the most primitive of all parties, ठीक है, established in 1885, ये स्वाधीनता के पहले भी establish हो गया था, और इसको establish किया था ब्रिटिशर्स नहीं, A.O. ह्यूम ने इसको establish किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस aim sought to build a modern secular democratic republic in India under the leadership of जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, ही वॉज फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लीडरशिप इंडियन नेशनल कांग्रेस से एसोसिएटेड है। रूलिंग पार्टी इन सेंटर 1947 से 1977 तक, तो आप समझ लो 30 साल तो इधर ही चला गया, ठीक है, फिर 1980 से 89 तक, ठीक है, सो रूलिंग पार्टी इन सेंटर, नॉट इन पावर 1996 से 2004, ठीक है, फिर 2006 से भी भाई साहब नहीं है पावर में। emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha elections in 2004। 2004 में ये इमर्ज हुए थे। तो इनके मुद्दे क्या क्या है, क्या क्या चीजों को ये सपोर्ट करते हैं, सेक्युलरिज्म, मतलब सारे धर्मों का सामंजस्य जिसको हम बोलते हैं, सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के कॉज को ये प्रमोट करते हैं, माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी ये प्रमोट करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मतलब हमारे इंडिया में एक टाइम था जब जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तब पढ़ाई बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो आप भाई साहब कोई सरकारी नौकरी कर लो, क्योंकि इस तरह से बिजनेस इकोनॉमी नहीं थी हमारी, ठीक है, कैसे भी करके पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी क्रैक कर लो, यही एक ऑप्शन था, या तो कोई किराने की दुकान खोल लो, यही 2 ऑप्शन थे, ठीक है, एक बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी नहीं था। और ऐसा करते करते हमारा एक टाइम आया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1994 में एक टाइम, 1990s में एक टाइम आ गया कि भाई साहब हमको पैसे चाहिए, जो आज पाकिस्तान की हालत है वही हमारी हालत थी, ठीक है, वी डिडंट हैव मनी फॉर डेवलपमेंट। जब हमने वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगा तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि आपको हम पैसे दे भी देंगे लेकिन आप ये कर्जा हमको नहीं दे पाएंगे, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस। तो उन्होंने बोला कि देखिए एक ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए, आप अपने मार्केट्स को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, लेट द फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन कंपनीज एंटर योर मार्केट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चीजें भी रिलैक्स होंगी, आपके प्रोडक्ट्स भी रिलैक्स होंगे, ठीक है, और यही हुआ, और उसके बाद से हमको ताबड़तोड़ हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई। मेरे जमाने में अगर किसी ने नाइकी का शूज पहना होगा तो उसके परिवार में जरूर कोई भाई साहब फॉरेन कंट्री गया होगा, तब जाकर वो नाइकी का शूज लाया होगा। आज की तारीख में भाई साहब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप जाकर किसी भी दुकान में चले जाएंगे, आपको नाइकी का शूज मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू गो टू अमेरिका टू गेट अ नाइकी पेयर ऑफ शूज, राइट, दैट्स व्हाट ग्लोबलाइजेशन मीन्स, ठीक है, वहां के प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप में और आपके प्रोडक्ट्स उनके डोर स्टेप में। तो ये जब होगा तो कंट्री का इकोनॉमी का प्रोग्रेस होता है। आज की तारीख में हर चौथा इंसान एक स्टार्टअप डालने की सोच रहा है आपकी उम्र में, है ना, वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज, बिकॉज नाउ इट्स अ बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी। उस जमाने में मतलब हमारे टाइम पे इसको लाइसेंस राज बोला जाता था। लाइसेंस राज मतलब भाई साहब आपको अगर कोई दुकान खोलनी है, किराने की दुकान भी खोलनी है, उसके लिए आपको इतने लाइसेंसेस चाहिए गवर्नमेंट से
कि आपके सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे, ठीक है, दैट वाज द ट्रॉमा, ठीक है, पीपल वेर नॉट इंक्लाइन टू डू बिजनेस एट ऑल। आज की तारीख में वैसा हर चौथा या दूसरा इंसान सरकारी नौकरी नहीं, अब सोच रहा है कि कैसे कोई धंधा डाले, कैसा कोई स्टार्टअप करे, कैसे कोई बिजनेस डाले, ऐसा सोच रहा है, क्योंकि बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी में परिवर्तित हुए हैं हम, ठीक है। और ये कांग्रेस के कालीन हुआ था जब मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड पीवी नरसिम्हा राव वाज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जो मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि हाँ ये, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज थे कि भाई साहब फॉरेन कंट्रीज अगर आ गई तो फिर तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम क्या बेचेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि फॉरेनर्स नहीं आएंगे चीजों को बेचने के लिए। अगर भाई साहब कोई फॉरेन का प्रोडक्ट है, वो टेक्नोलॉजी यूज होगी, हाँ उस कंपनी को तो फायदा होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी इंडियंस में ही बढ़ेगा, उसको बेचे। आप अगर भाई साहब कोई आईफोन लेने जाते हैं तो आप अमेरिका नहीं जा रहे ना, या कोई अमेरिकन आकर आपको आईफोन नहीं बेच रहा है, आप किसी दुकान में जा रहे हैं जो इंडियन ही है, इंडियन ही आपको बेच रहा है ना। सो इंडिया में ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस चीज को हम तभी समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन मनमोहन सिंह ने इस चीज को सबको समझाया कि भाई दिस इज एन एडवांटेजेस थिंग। और आज की तारीख में मतलब द मोस्ट लर्नेड प्राइम मिनिस्टर दैट वी हैव एवर गॉटन इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके पास फाइनेंस की इतनी डिग्रीज हैं कि मतलब सोचना नामुमकिन है। इतने पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर हमको कभी नहीं मिला है, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट लिटरेट ऑफ ऑल। इनके पास फाइनेंस के लिए इतना भरपूर नॉलेज था, और अभी भी है, मतलब ही इज स्टिल देयर, बट ही वॉज द वन हु सेड कि नहीं आप इस पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए। अगर हम पे वर्ल्ड बैंक बोल रहा है ना कि ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए इसको, आप फायदे में रहेंगे। ही वॉज द वन हु कन्विंस्ड ऑल पार्टीज कि दिस इज द बेस्ट पॉलिसी दैट वी कैन गो फॉर। कितने ही दिन हम हाथ फैला के भिखारियों की तरह भीख मांगते रहेंगे, और कितने ही दिन हम कर्जा बढ़ाएंगे। लेट्स इंप्रूव आर इकोनॉमी, स्ट्रेंथन आर इकोनॉमी। और तभी इकोनॉमिक पॉलिसी, उस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने भाई साहब रास्ते में प्रोटेस्ट किया, मोर्चे निकले, ठीक है, बसें जलाई गई कि ये सब हमको, हमारा धंधा ठप हो जाएगा। बट आज की तारीख में हम जो सहूलियत भरी जिंदगी जी रहे हैं, ये उस टाइम के जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। ओके, सो यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस यूपीए का पार्ट है, ठीक है। Now we come to Bharatiya Janata Party, which happens to be the ruling party as of now, established in 1980, strong and prosperous India and preserving Indian tradition and culture. तो strong and prosperous India and preserving, तो Indian tradition की तरफ इनका झुकाव है, Indian culture की तरफ इनका झुकाव है, ठीक है। ओके, एम्फोसिस कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व का पार्टी है। सपोर्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, तो ये तो अभी हो चुका है फिलहाल, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट अभी हो चुका है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कंप्लीटेड। वांट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये पार्टी के एजेंडे है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए सेम लॉज एप्लीकेबल हों। किसी एक कम्युनिटी या कास्ट के लिए अलग लॉज हैं, या किसी एक कम्युनिटी कास्ट के लिए अलग लॉज हैं, वो ऐसा नहीं। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जेंस, ठीक है। और मतलब रिलीजियस कन्वर्जेंस पे बैन लग जाए कि कभी कभी देखो, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में कुछ कम्युनिटीज ऐसी आई, जैसे तो उन्होंने वीकर कम्युनिटीज के लोगों को कन्वर्ट करना चालू किया, उनकी तादाद बढ़ानी चालू की, तो ये सब बैन्स हो, ठीक है। पावर 1998 टू 2004, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी भाई साहब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट है, ठीक है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी यूपी में बहुत ज्यादा एक्टिव है, फाउंड बाय काशीराम, ईयर 1984, एम सिक्योर पावर ऑफ बहुजन समाज, ठीक है। बहुजन समाज मतलब आपका जो पिछले या दलित वर्ग, या हम बोल सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनका समाज, ठीक है। उनके कॉजेस को ये बेसिकली, ठीक है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये बहुजन समाज है, ठीक है। मेन बेस यूपी, ठीक है, ये इनका मेन बेस यूपी रहा है, बट ये देयर पार्टी हैज वन सीट्स इन मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है। इन सब जगहों पे भी इन्होंने चुनावों को जीते हैं।
हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब 5% वोट्स एंड 19 सीट्स। तो लोकसभा इलेक्शन हुआ 2004 में, 5% वोट्स और 19 सीट्स इन्होंने जीता। ठीक है, ओके। एट प्रेजेंट 80 सीट्स है इनको। इंस्पिरेशन साहू महाराज, ठीक है, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, ये सब इनके इंस्पिरेशन है, बाबा साहब अम्बेडकर। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये इंस्पायर हुआ है कम्युनिस्ट मूवमेंट से। ठीक है, जो चाइना में हुआ, ये चाइना में नहीं, चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी है, रशिया में जो हुआ। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट 1925, आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स पे, लेनिन के प्रिंसिपल्स पे इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, मार्क्सिज्म या लेनिनिज्म मतलब सिर्फ समाज के लोगों से बना हुआ। ठीक है, कोई जातिवाद नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट आउट ऑफ प्योर पीपल, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड द पुअर। स्प्लिट इन 1964 a new party known as Communist Party of India was created। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ। इन्फ्लुएंस कहां कहां पे इसका इन्फ्लुएंस है, देखो, केरला, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन सब जगहों पे भाई साहब दिस वाज क्रिएटेड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यूपीए सपोर्टेड इन 2004 विड्रॉ, अभी यूपीए की उन्होंने सपोर्ट किया था 2004 में और इन्होंने विड्रॉ कर लिया 2008। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन सब जगहों पे देखा जाता है, सीपीआई जिसको हम बोलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अभी देखो, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और ये आपका सीपीआई। ठीक है, दिस इज बेसिकली सीपीआई। अगर आप इनका सिंबल देखोगे ना तो क्या है, देखो ये क्या है, ये सिकल है, बेसिकली इससे हम धान काटते हैं, है ना। तो दिस इज बेसिकली अ पार्टी विच सपोर्ट्स पीजेंट्स एंड वर्कर्स। ठीक है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स को सपोर्ट करता हुआ पार्टी है ये। ठीक है, दूसरा है आपका सीपीआई एम, इससे सेपरेट हुआ है, मार्क्सिस्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, सो दिस इज सीपीआई और ऐसे एम लिखते हैं। तो दो पार्टीज बन गई हैं एक्चुअली, एक है सीपीआई और उससे ही निकलकर बना है सीपीआईएम। जैसे नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस था और उससे निकलकर बना है क्या, आपका एनसीपी। ठीक है, वैसे यहां पे सीपीआईएम है। ठीक है, ओके। सो सीपीआई established in 1964 believes and supports secularism, ठीक है, socialism and democracy। ठीक है, opposes communism and imperialism। कम्युनिज्म मतलब क्या होता है भाई साहब, यहां पे कम्युनिज्म नहीं है। देखो दो चीजें हैं, एक है आपका कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, और दूसरा है आपका कम्युनलिज्म। एक है आपका कम्युनिज्म और दूसरा है आपका कम्युनलिज्म। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब ये पार्टीज हैं, ये आपके सोशल वेलफेयर, देखो समझिए इस चीज को कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए सोशल वेलफेयर। ठीक है, और उन्होंने बुक लिखी दास कैपिटल। इस दास कैपिटल पे बेसिकली सिस्टम है कम्युनिज्म का। इनके हिसाब से भाई साहब जो वेलफेयर है, ठीक है, वही गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वही होता है। तो गवर्नमेंट कम से कम 90% चीजों को कंट्रोल करना चाहिए और बाकी का 10% आपका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जितना गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा चीजों पे उतना ही लोग उस वेलफेयर का फायदा उठा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से अगर यू आर गोइंग टू वीटी और आपने कोई कैब बुक किया, प्राइवेट कैब बुक किया तो उसमें आपका 1,500-2,000 चला जाएगा। आपने भाई साहब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, जैसे आपका भाई साहब ट्रेन वगैरह हो गया, तो 25 रुपए के टिकट में आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस है वेलफेयर। द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज वेलफेयर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो कार्ल मार्क्स का भाई साहब दास कैपिटल लिखा और गवर्नमेंट के पर्पस है वेलफेयर, तो 90% भाई साहब आपका ऐसा है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के तहत आपका गवर्नमेंट को ही सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे चाइना में है, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए चाइना में किसी बिजनेसमैन का नाम हम नहीं सुनेंगे। यू विल नॉट हियर अबाउट एनी बिजनेस टाइकून्स इन चाइना। जैसे आप भाई साहब अमेरिका में सुनेंगे, जेफ बेजोस हो गया, भाई साहब बिल गेट्स हो गया, देयर सो मेनी पीपल, ठीक है, हु हैव एक्सेल्ड इन बिजनेस बिकॉज वहां पे बिजनेस सपोर्टिंग इकोनॉमी है। आपको पैसे कमाने हैं, कमाइए, कोई रोक टोक नहीं है। लीगल तरीके से आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं कमाइए। ठीक है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट देयर इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। आपका गवर्नमेंट कंट्रोल करता है इन सारी चीजों को। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली बिजनेसमैन होके इमर्ज करना इन चाइना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म है बेसिकली। ठीक है, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। और कम्युनलिज्म क्या होती है, कम्युनलिज्म मतलब
डिस्क्रिमिनेशन मतलब जातिवाद करना, ठीक है। कम्युनलिज्म, दो अलग शब्द हैं। कम्युनिज्म इज डिफरेंट। कम्युनिज्म इज pertaining to the philosophy of Karl Marx, wherein he has propagated that the government should be taking control of all production units rather than private houses, so that maximum welfare can reach the doorsteps of people, ठीक है। पीपल कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, ये है आपका भाई साहब कम्युनिज्म। और कम्युनलिज्म क्या है भाई साहब? जातिवाद, ठीक है। कम्युनलिज्म बेसिकली जातिवाद है। अपोजेस कम्युनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या होती है भाई साहब? व्हाट इज इंपेरियलिज्म? व्हाट इज इंपेरियलिज्म? इंपेरियलिज्म मतलब जो स्ट्रॉन्गर नेशंस हैं उनका वीकर नेशंस पे राज करना, ठीक है। स्ट्रॉन्गर नेशंस का वीकर नेशंस पे राज करना। प्रमोट्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पुअर एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड फार्मर्स। तो ये भाई साहब इन सब लोगों को भाई साहब ये प्रमोट करते हैं। क्रिटिसाइजेस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट व्हिच अलाउज फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, ठीक है। तो इनके हिसाब से भाई साहब ये जो फॉरेन कैपिटल इंडिया में आ रहा है, ठीक है, या फॉरेन कंट्रीज जो बेनिफिट कर रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन को ये थोड़ा सा अपोज करते हैं। दे अपोज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। रूलिंग वेस्ट बंगाल फॉर 34 इयर्स। इतना भाई साहब किसी भी पार्टी ने रूल नहीं किया है। मैक्सिमम एक स्टेट पे 34 इयर्स तक इन्होंने रूल किया है। उड़ीसा में बीजू पटनायक का गवर्नमेंट है, उन्होंने भी बहुत सालों तक रूल किया है। अभी शायद चेंज हुआ है, ठीक है। वो भी इसलिए जबकि लोग वहां पे अभी तक बीजू पटनायक को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हिज पार्टी हैज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इससे भी ज्यादा रूल किया है 34 इयर्स तक सीपीआईएम ने वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इनके जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, ठीक है, ही वाज बेसिकली द लीडर। और 34 इयर्स मतलब इंडिया में इतने सालों तक किसी स्टेट में रूल नहीं हुआ है किसी एक सिंगल पार्टी का। 34 इयर्स मतलब बहुत ज्यादा हो गया। आप सोचिए, अगर 5-5 सालों का भी इलेक्शन, मतलब आपने 7 साल इलेक्शन जीता है, 7 बार इलेक्शन जीता है। 5, अगर आप 7 into 5 करेंगे 35 होता है। तो 7 साल तक, 7 साल नहीं बोलेंगे हम, 7 बार इलेक्शन कंटिन्यूसली जीता है लोगों ने, ठीक है। सीएम ज्योति बसु। यूपीए सपोर्टेड इन 2004 एंड विथड्रू इन 2008। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये भाई साहब स्टैब्लिशमेंट हुआ आपका 1999 में, स्प्लिट अप हुए क्योंकि शरद पवार जो थे वो कांग्रेस में थे और उन्होंने कांग्रेस से स्प्लिट अप किया और इस पार्टी का निर्माण किया। एनसीपी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। महाराष्ट्र में काफी दबदबा है इस पार्टी का। शरद पवार एक्चुअली स्प्लिट अप फ्रॉम द मेन कांग्रेस टीम। सपोर्ट डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, गांधीयन प्रिंसिपल्स, फेडरलिज्म, एम्पावरिंग वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तमाम मुद्दे पे सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट हाई पोस्ट शुड बी गिवन टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई साहब इनका ये पॉलिसी है, ये इंसिस्ट करते हैं। प्रोमोट्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पुअर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, फार्मर्स। इन्फ्लुएंस, इनका इन्फ्लुएंस कहां कहां पे रहा है? महाराष्ट्र में प्राइमरीली रहा है, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एंड असम। सो दीज आर द स्टेट्स ऑन विच द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हैज एक्सर्टेड इट्स इन्फ्लुएंस, एनसीपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब, ये थे आपके नेशनल पार्टीज, ठीक है, जो आपके नेशनल लेवल पे थे। अभी हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज की, ठीक है। कौन कौन से स्टेट पार्टीज हो सकते हैं? शिवसेना इज अ स्टेट पार्टी, ओके। व्हाट एल्स? तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल में है। एआईडीएमके जो आपके भाई साहब साउथ में है, ठीक है। फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन, हाँ, समाजवादी पार्टी जो आपके यूपी में है। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली एंड अराउंड स्टेट्स में है। तो ये सारे आपके स्टेट पार्टीज है। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म हो रही है नेशनल लेवल पार्टीज में, ठीक है। सो अदर देन दीज 6 पार्टीज, ठीक है, ये जो 6 पार्टीज हैं इनको छोड़कर most of the major parties of the country are classified by the election commission as state parties, ठीक है। These are commonly referred to as regional parties. Parties like Samajwadi Party, Samta Party, Rashtriya Janata Dal have national level political organization with units in several states, ठीक है। Some of these parties, जैसे मैंने आपको बोला बीजू जनता दल, दिस इज मतलब बीजू पटनायक जिन्होंने उड़ीसा में बहुत सालों तक राज किया है और लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छे हैं वो, मतलब मैंने काफी उनके बारे में स्टडी किया है एंड ही हैज एक्चुअली बॉट गुड पॉलिसीज इन अ स्टेट लाइक उड़ीसा, ठीक है। सो क्या ये मैं यहाँ पे एक ऐसे ही जस्ट बोल रहा हूं आपको। सो बीजू जनता दल, दिस हैज बीन एक्टिव इन उड़ीसा। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी, ठीक है। Over the last 3 decades, the number and strength of these parties have expanded. This made the Parliament of India politically more and more diverse. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स हो गया। No one national party is able to secure its own a majority in लोकसभा। तो कोई एक पार्टी नहीं है जो लोकसभा में मेजोरिटी सिक्योर कर रही है, ठीक है।
ये एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब होता क्या है कि इतना मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा रहा है, तो होगा क्या इसका, तब कोalitions बनेंगे, और कोalitions बनेंगे तो कॉम्प्रोमाइजेस होंगी, कोalitions बनेंगे तो कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, क्योंकि हर एक पार्टी अपना एजेंडा लेकर चल रहा है। पार्टी ए अपना एजेंडा लेकर चल रहा है, लेकिन पार्टी ए को अच्छा खासा वोट मिला लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो अभी वो क्या करेगा, पार्टी बी के साथ कोalition करेगा, और जब ये कोalition होगा तब देन व्हाट विल हैपन, कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, हमको ये वाला पोस्ट दो, हमको वो वाला पोस्ट दो, ये सब आपसी साठगांठ होगी, और आपके पार्टी ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आप किसी चीज को अगर लागू करने की कोशिश करेंगे तो पार्टी बी के लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, अगर आप इस चीज को लागू करने जाएंगे हम अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, अगर हमने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया आपकी सरकार गिर जाएगी, फिर से इलेक्शन होंगे, तो इसीलिए आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आप पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, यू बिकम डिपेंडेंट, ठीक है। सो no one national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha. As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. This made the Parliament of India politically more and more diverse. Okay? Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the national level coalition government. ठीक है? So 1996 से nearly every one of the state parties, सारे लोग जो हैं state parties के has got an opportunity to be a part of one or other national coalition government. ठीक है? कहीं ना कहीं एक नेशनल गवर्नमेंट का वो हिस्सा रहे हैं स्टेट पार्टीज, जितने भी है, शिवसेना भी नेशनल गवर्नमेंट का कहीं पे हिस्सा रहा है कभी ना कभी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस भी, तो ये नेशनल गवर्नमेंट का एक हिस्सा रहे हैं, ठीक है, ओके। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। फेडरलिज्म क्या होती है भाई साहब, व्हाट इज फेडरलिज्म? तो पावर का डिवीजन होता है, तो सेंटर लेवल पे एक पावर, ठीक है, फिर स्टेट लेवल पे एक पावर, फिर भाई साहब लोकल लेवल पे एक पावर जो म्युनिसिपल लेवल पे होता है, ठीक है, और ये तीन फॉर्मेट्स ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, अभी चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, ठीक है, lack of internal democracies all over the world. There is a tendency in political parties toward the concentration of power in one or few leaders at the top. ज्यादा करके पावर जो है तो टॉप लीडर्स पे ही कंफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, पार्टीज में जो पावर है वो टॉप लीडर्स पे कंफाइंड हो जाता है, इट गेट्स कंफाइंड टू टॉप लीडर्स, ठीक है, टॉप बॉस पे वैसा कंफाइंड हो जाता है। मतलब धीरे धीरे पार्टी लेवल में, जैसे अगर आप देखोगे कि पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या सब में डिसीजन मेकिंग पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? नहीं। तो टॉप लेवल पे ज्यादा करके ये डिसीजन मेकिंग पावर्स होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्ट क्रिएट होता है विद इन द पार्टी, ठीक है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, सारे जगहों पे देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। तो पावर का कंसंट्रेशन होना एक किसी इंसान पे या फ्यू लीडर्स एट द टॉप, ये लगभग सारे सिस्टम्स में देखा गया है, ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम्स। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, ठीक है, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, ठीक है, एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, ठीक है। मेंबरशिप रजिस्टर्स मतलब क्या होता है, कौन आया कौन गया, ठीक है, ऐसा मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते जनरली लोग, ठीक है, जनरली पार्टीज डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, तो ज्यादा मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है, एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, और इंटरनल इलेक्शंस भी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ सालों पहले जो स्प्लिट अप हुआ, ठीक है, और जो पार्टी मेन पार्टी से स्प्लिट अप हो गई, उस पार्टी के लीडर ने ही ये बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ पे हमारे पार्टी में हम लोगों को महत्व नहीं दिया गया, हमारे मीटिंग्स नहीं हुए, हमारे मुद्दों को प्राथमिकताएं नहीं दी गई, ठीक है, हमारे इंटरनेट जो भी रीजन हो जिसके वजह से स्प्लिट हुआ, ठीक है, ये सब दर्शाया गया, ठीक है, कि हमारा कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं हुआ, हमारे जितने भी लीडर्स थे उनके विचारों को सहमति नहीं मिली, ऐसा उन्होंने पॉइंट आउट किया, ठीक है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस। पार्टी में भी इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए, एक्सटर्नल इलेक्शन तो भाई साहब जब आपको लोकल पब्लिक चुन रही है, लेकिन पार्टी के अंदर भी आप कैसे कार्यकर्ता हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
सारे कार्यक्रमों में, इसके हिसाब से भी तो आपका चुनाव होना चाहिए। ठीक है, पार्टी किसको टिकट दे रही है, हर एक कार्यकर्ता को तो पार्टी टिकट दे नहीं सकती। ठीक है, पार्टी किसको टिकट दे रही है, इसका भी एक इलेक्शन होना चाहिए कि कितने लोगों का विश्वास या समर्थन उस लीडर पे है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जनरली नहीं होती हैं और इसीलिए पार्टीज में इंटरनल रिफ्ट्स होते हैं। आप देखेंगे जैसे शरद पवार जी ने अलग पार्टी बना ली कांग्रेस से हटकर। ठीक है, फिर शिवसेना में भी स्प्लिट हुआ, ऐसे आपको दिखेंगे बहुत सारे पार्टीज में ऐसा स्प्लिट होता हुआ आपको दिखेगा। और ये इसलिए होता है कि पार्टीज में आपसी मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, देयर आर सम थिंग्स दैट आर देयर इन विद इन पार्टीज। ठीक है, ordinary members of the party ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. They do not have the means or connections indeed to influence the decisions. ना ही भाई साहब मीन्स है और ना ही कनेक्शंस हैं टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर, लीडर्स को ज्यादा पावर लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस। ठीक है, इन द नेम ऑफ द पार्टी, इन द नेम ऑफ द पार्टी। Few leaders exercise paramount power in the party. Those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. तो भाई साहब जो कुछ लीडर्स होते हैं एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर, उनका भाई साहब बहुत ज्यादा पावर होता है। Those who disagree with the leadership find it difficult to continue with the party. अगर आप भाई साहब लीडरशिप से डिसएग्री होते हैं, it is difficult to continue within the party. पार्टी में कंटिन्यू करना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके। More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. फिर चमचागिरी चालू हो जाती है भाई साहब, है ना? ठीक है, मोर देन लॉयलिटी, हम पार्टी के प्रिंसिपल्स पे या पार्टी के जो फॉर्मेशन के टाइम पे जो एजेंडास हैं उन पे ना कॉन्सेंट्रेट करके ज्यादा करके हम चमचागिरी चालू कर देते हैं ताकि हमारे पार्टी में हमारा पोजीशन सिक्योरली बना रहे। ठीक है, ये सब चालू हो जाता है। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। डायनेस्टिक सक्सेशन, most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning. ज्यादा करके भाई साहब ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। जो ऑर्डिनरी कार्यकर्ता है उसको एकदम टॉप पे जाने के लिए बहुत मशक्कत, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। किसी पार्टी के एकदम टॉप लेवल पे जाने के लिए जो ऑर्डिनरी कार्यकर्ता होता है उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, शायद तुम्हारी साइकिल को गाड़ी निकालने के टाइम पे ऊपर रख दिया है, जब नीचे रख के आ जाओ। वो लाल वाली साइकिल तुम्हारी है ना? हाँ, उसको जब नीचे रख के आ जाओ ना। अभी देखा मैंने, वो गाड़ी निकाला था तो उसने ऊपर रखा। There are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in the party. बहुत कम ही ऐसे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास भाई साहब इनको ज्यादा करके सुना नहीं जाता है, हालांकि ये काम बहुत कर रहे हैं। ठीक है, इनको ज्यादा करके प्राथमिकताएं नहीं मिलती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वेरी सेल्डम, ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि कोई ऑर्डिनरी वर्कर एकदम टॉप लेवल तक पहुंचा हो। ऑर्डिनरी कार्यकर्ता का टॉप लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पार्टीज में पार्टी पॉलिटिकल है तो पॉलिटिक्स अंदर ही अंदर भी होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर ही अंदर भी पॉलिटिक्स होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है। दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन अ पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनके पास गद्दी या कुर्सी होती है, ठीक है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं पार्टी में लाने के लिए। आपने देखा रहेगा बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जहां पे जो लीडर्स हैं उनके अपने फैमिली मेंबर्स को उतार रहे हैं। ठीक है, यू हैव सीन दिस राइट? ठीक है, सो अपने फैमिली मेंबर्स को उतारते हुए आपको दिखेगा। डायनेस्टियल पॉलिटिक्स चालू हो जाती है फिर। ठीक है, डायनेस्टियल, अभी देखो ये पार्टी है, समझ लो ए, अभी ये लीडर है पार्टी, इन्होंने अपनी बहू को उतार दिया भाई साहब। ठीक है, इन्होंने अपने बेटे को भी भाई साहब उतार दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको फैमिलीज दिखेंगे। ये एलिजिबल हो या ना हो सकता है इस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे कार्यकर्ता हो जो काफी मेहनत कर रहे हैं पार्टी के आइडियोलॉजीज को, पार्टी के काम के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा है। और ये क्योंकि ये इनके फैमिली के हैं इसलिए भाई साहब नेता बन जा रहे हैं। तो नेता होने का शायद कोई जज्बा ये नहीं रखते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर रिलेटेड और एसोसिएटेड टू द टॉप बॉस दे गेट इलेक्टेड एज अ लीडर। समझ में आ रहा है ये? तो ये इंटरनल रिफ्ट्स हैं,
ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भाई साहब अपने मुद्दों को कितना भी ऑनेस्ट रखें, लेकिन उनके फंक्शनिंग में ऑनेस्टी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। उनके फंक्शनिंग में ऑनेस्टी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, इसको डायनेस्टियल पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा करके जो टॉप पोजीशन है उसमें किसी एक फैमिली का डोमिनेंस है, उस पर किसी एक फैमिली डोमिनेट कर रही है टॉप पोजीशन को, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। मनी एंड मसल पावर, ठीक है, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस दे टर्न टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। तो भाई साहब शॉर्टकट्स का यूज हो रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। और शॉर्टकट मतलब क्या है, पैसा और मसल पावर, गुंडागर्दी, ठीक है, ये सब भाई साहब आपका मनी और मसल पावर का। तो कभी कभी पार्टीज जो है एजेंडा को लेकर इलेक्शन जीतने का कार्यक्रम नहीं बनाती हैं, मनी और मसल पावर को यूज करके वो इलेक्शन जीतने का कार्यक्रम बनाती है, ठीक है। सो मनी एंड पावर, तो ये आपके शॉर्टकट्स हैं। एंड दीज आर, तो क्या क्या है भाई साहब, ब्राइब्स, ठीक है, घूस देना, बूथ कैप्चरिंग। अभी तो फिलहाल ये नहीं होता है, लेकिन हमारे टाइम पे जब ईवीएम वगैरह नहीं था तो काफी सारा बूथ कैप्चरिंग होता था। तो उस टाइम पे कैसा होता था, बैलेट बॉक्सेस होते थे, उसमें आप अपना वोट कास्ट करके एक ऐसा चिट रहता था उसको डालते थे। तो इसमें अभी कुछ 10-20 लोग घुस गए भाई साहब और वो बैलेट बॉक्स को उठाकर भाग गए, तो क्या ही काउंटिंग कर लोगे तुम, ठीक है। तो ये बूथ कैप्चरिंग होती थी। थ्रेटनिंग वोटर्स, ठीक है, इसको वोट दोगे भाई साहब, इसको गोली मार देंगे, बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता था। थ्रेटनिंग वोटर्स, ठीक है, तो इसको ही वोट देना है वरना उड़ा देंगे। देखिए, आप किसको वोट देकर आ रहे कोई जानेगा नहीं, लेकिन बातों बातों में बात अगर हो गई, कैसे मेरे सामने, मतलब मैं जिस लोकेलिटी में रहता था, बात बात में ये बात आई कि भाई साहब क्योंकि उसके दोस्त ने उससे पूछा किसको वोट देना है और उसने बोला इसको वोट देना है, तो उसने उसको गोली मार दी, ठीक है, ऐसे होता था। हाँ, पता नहीं चलेगा। ये आप बोल सकते हैं कि भाई साहब मैं किसको वोट दूंगा ये मैं देखूंगा। हो सकता है मैं बोलूं कि मैं पार्टी ए को वोट दे रहा हूं, लेकिन वोट देते समय मैं पार्टी बी को दे रहा हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। इस बात में आप चालाक हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब मूड की तरह बोल देते हैं कि हाँ भाई साहब मैं तो इसको ही वोट दूंगा, कर लो क्या करना है, ले गोली मार दी भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हुआ है। देयर हैव बीन मर्डर्स बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो क्योंकि हमारा देश जो है वो काफी पॉलिटिकली एक्टिव देश है, ठीक है। आप देखोगे पॉलिटिकल मुद्दों पे काफी ज्यादा चर्चा होती है और काफी इंटेंसिवली होती है, लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतर आते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम में भी वैसा वैसे ही लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतर आते हैं, ठीक है। ओके, सो आपका ये होता है, बोगस वोटिंग होती है। बोगस वोटिंग मतलब एक ही इंसान चार चार वोट कास्ट कर रहा है, ठीक है। आपका जो ये आता है भाई साहब, ये इसलिए कि आप फिर से वोट ना दे सकें। एक्चुअली में अभी तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, तो मतलब आपने एक बार वोट कास्ट कर दिया तो कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारे टाइम पे 5-5 बार वोट देकर आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, 5-5 बार वोट देकर आ रहे हैं, 10-10 बार वोट देकर आ रहे हैं, ठीक है। चल रहा था ये सब, झोल झाल का कार्यक्रम चलता था उस टाइम, ठीक है। सो ऐसा भी होता है। तो हर पार्टी ने इलेक्शन ऑनेस्टली जीता होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. तो ज्यादा करके पार्टीज लोग उन्हीं कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं जो काफी पैसा ला सकते हैं। भाई साहब पैसा तो खेल है, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्मूथली रन करने के लिए पैसा तो चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो पार्टी से भी एसोसिएट होना चाहता है, इलेक्शन भी कंटेस्ट करना चाहता है और उसके पास अच्छा मोटा पैसा है, तो उसको हम जनरली रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम पार्टी का कैंडिडेट देते हैं। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी, ठीक है। तो जो लोग रिच होते हैं, ठीक है, और कंपनीज हु गिव फंड्स, वैसे कंपनीज हैं जो फंडिंग करते हैं भाई साहब, ठीक है, टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी। ज्यादा करके भाई साहब इनके पॉलिसी और डिसीजंस पे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ओके, इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। क्रिमिनल्स को क्यों सपोर्ट करते हैं भाई साहब, उनका एक खौफ होता है लोगों में, मसल पावर है बेसिकली, ठीक है। तो पहली बात, क्रिमिनल्स को क्यों सपोर्ट किया जाता है, वाई, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे पहले तो मतलब बहुत ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन था पॉलिटिक्स का, ठीक है। कुछ महीने पहले एक यूपी के एक गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ था जेल से निकलते हुए, ठीक है, और उनके अगेंस्ट में, उनका नाम अतीक अहमद था, ठीक है, आपने शायद न्यूज में सुना होगा। और उनके नाम पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे, लेकिन एक टाइम पे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। सो अभी क्रिमिनल केसेस वैलिड थे कि इनवैलिड, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट, बट जनरली
क्रिमिनल इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा होता था। इसका दो कारण है। अगर आप किसी क्रिमिनल को उतार रहे हैं, ठीक है, तो ये जब अतीक अहमद एक्चुअली वाज कंटेस्टिंग इलेक्शंस, उनके अगेंस्ट में एक दूसरे थे, ठीक है, उतरे थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, और इनका मर्डर हो गया था बिफोर इलेक्शंस, ही वाज किल्ड, ठीक है। सो इनका नाम था चांद बाबा, ठीक है, और ये दोनों इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे, ही वाज एक्चुअली किल्ड। हु किल्ड हिम वी डोंट नो। तो जब क्रिमिनल्स लोग पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो सामने वाले खौफ में आ जाते हैं, भाई साहब हम इनके साथ लड़ेंगे, भाई साहब गेम ओवर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस खौफ से जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो शायद उतरे ही ना, ऐसा एक होता है। दूसरा भाई साहब, क्रिमिनल इन्फ्लुएंस मतलब जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं वो क्रिमिनल्स क्यों होते हैं? देखिए, अगर आपने कोई गलत कार्रवाई की होगी तो लोग आपको बोलेंगे, लेकिन लोग करते क्या है कि भाई साहब कोई गलत काम किया, मर्डर किया, भाई साहब चोरी किया, जो भी किया, घपला किया, और उसके बाद कुछ आजू बाजू के लोगों को भाई साहब राशन बांटा मुफ्त में, या उनका कोई भलाई कर दिया, सब भाई साहब अरे वाह क्या इंसान है, लेकिन एक्चुअली में वो पैसा तो दो नंबर ही का है, ठीक है। तो लोग जनरली, आप देखो भाई साहब, वीरप्पन को पकड़ने में लोग, गवर्नमेंट को इतने जूते क्यों घिसने पड़े? क्योंकि वीरप्पन को पूरी फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है तो सपोर्ट करती थी। फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोगों को वो भाई साहब पैसे बांटता था, खुद कुछ कमा रहा है और लोगों को बांट रहा है, तो इसीलिए उसको उसका इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो गया। जनरली क्रिमिनल्स लोग कमाते तो गैर कानूनी तरीके से हैं, लेकिन वो आजू बाजू एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इस सपोर्ट सिस्टम को वो अपने नाजायज तरीके से पैसे कमाए गए को ब्लैक को वाइट करते हैं, बेसिकली उनमें बांटते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीका है भाई साहब। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। तो कभी कभी पार्टीज जो है तो ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं जो इलेक्शंस विन कर सकते हैं, और तब ये भाई साहब हमारी डेमोक्रेसी टेंटेड हो जाती है। हाँ, ठीक है, देखो, तुम जेल में हो तो भी तुम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, ये राइट है, ठीक है। तुम अगर जेल में हो, तुमने अपने किए की सजा तुम काट रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का तुम पे भरोसा नहीं है। लोग तुम पे भरोसा करते हैं। तुम्हारा इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? लोग तुम पे भरोसा करते हैं कि नहीं। अगर लोग तुम पे भरोसा करते हैं, भले ही कानून तुम पे भरोसा ना कर रहा हो, और कानून ने तुमको जेल का टर्म सर्व किया है फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ योर्स, स्टिल यू कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। आप जेल में रहकर भी पार्टी इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वाई इज बेसिकली इलेक्शन कमीशन, हाँ, ये जज होता है। इलेक्शन कमीशन किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस प्रूव हुआ है तो शायद आपको टिकट ना मिले, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजों पे इलेक्शन कमीशन छूट देती है कि हाँ आप फिर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये एक कंसर्न है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि केस चल रहा है आपके ऊपर, हो सकता है आपने कुछ ना किया हो, तब तो आप उसको वर्जित कर रहे हैं ना इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, लोगों का तो उस पर भरोसा है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। सो डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल। ये भाई साहब हो ही रहा है, पैसे का खेल बनता जा रहा है इलेक्शंस। तो इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में काफी सारा ऐसा बनता जा रहा है, ठीक है। So there is a strong influence of both money and muscle power in politics, both rich people as well as criminals in politics, और ये सबको impact कर रहा है, ठीक है। This is impacting everyone. Parties do not seem to offer meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. देखो, जैसे एक पार्टी ए है, ये इस मुद्दे पे काम कर रही है, एक पार्टी बी है, ये इसी मुद्दे पे काम कर रही है, एक पार्टी सी है, ये इसी मुद्दे पे काम कर रही है। ये समझो कोई पार्टी ए है, वो कामोटे में रोड्स को सही बनाएगी, सिर्फ उसी मुद्दे को लेकर चल रही है। कोई पार्टी बी है, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी सबको विदाउट एनी फेलियर मुहैया किया जाए। और किसी पार्टी सी ने पानी के मुद्दे को उठाया और उसी पे काम कर रही है। तो लोगों के पास ना चॉइस है। अभी जो इंसान है जिसके लिए रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस पार्टी को वोट करेगा, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस पार्टी को वोट करेगा, जिसके लिए भाई साहब पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके लिए वोट करेगा। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि सारी पार्टीज, अच्छा इसका वोट लेने के लिए हम बोलेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम करेंगे और हम वैसा पानी पे भी काम करेंगे। अब जब आप वोट देने जाते हो तब आप कंफ्यूज हो जाते हो वैसे किसको वोट दें। तो पार्टीज आर नॉट वेरी स्ट्रीमलाइंड दीज डेज ऑन देयर एजेंडास, देयर एजेंडास हैव मिक्स हो गई हैं भाई साहब, ठीक है। और इसीलिए वोटर्स के लिए चॉइस करना थोड़ा सा
डिफिकल्ट हो जा रहा है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। पार्टीज के एजेंडाज प्रॉपरली डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, जिसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप एज अ वोटर विल फील कंफ्यूज व्हाइल यू गो टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट योर वोट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चॉइसेस आर कॉमन अमंगस्ट ऑल पार्टीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एजेंडाज आर कॉमन अमंगस्ट ऑल पार्टीज, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, ठीक है। ज्यादा करके पार्टीज में जो आइडियोलॉजी या मुद्दा है उसमें बहुत कम फर्क आ रहा है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लेस। बहुत कम डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी में। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन द डिटेल्स ऑफ हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इंप्लीमेंटेड। किस तरह से इन पॉलिसीज को फ्रेम करना है और इंप्लीमेंट करना है, इसी में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी एजेंडाज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दे हार्डली हैव एनी डिफरेंस। इन आवर कंट्री टू द डिफरेंसेस अमंग ऑल मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। तो धीरे धीरे भाई साहब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस का रिडक्शन होना आपके वोट बैंक जो वोटर्स हैं उनके लिए काफी कम चॉइस छोड़ता है। Those who want really different policies have no options available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. बहुत सारे टाइम पे भाई साहब ये अभी इस पार्टी में था, अभी उस पार्टी में चला गया, ठीक है, अभी उस पार्टी का कार्यकर्ता हो गया भाई साहब। तो ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम है वो अपने हिसाब से काम कर भी रहा होगा, लेकिन वोटर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वोटर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी जो एजेंडा है वो बहुत यूनिकली नहीं सामने आ रहा है। एजेंडाज जो है वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं क्योंकि हर एक पार्टी कॉमन एजेंडा बनाता जा रहा है और इंडिया में लोगों के पास ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट गेटिंग एनी ऑप्शंस। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया गया कि वोटर्स को आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। एमएलएज और एमपीज एक बार इलेक्ट हो गए तो उनको चेंज होने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब एक व्यवस्था की गई। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वेर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स फॉर कैश रिवॉर्ड्स। बस अब अंदर ही अंदर खरीदा जा रहा था मिनिस्टर्स को, ठीक है। इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज ही और सी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो अभी नियम बन गया है कि अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं और आप अगर भाई साहब चेंज आपने पार्टी चेंज किया, he or she will lose a seat in the legislature, ठीक है। This new law has helped bring defection down. At the same time, this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide. तो MPs और MLAs को भाई साहब accept करना ही पड़ेगा। The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक भाई साहब लॉ पास किया हुआ है। Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. आप जब नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो ये मैंडेटरी हो गया है कि एक एफिडेविट में आप अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करें, कितना पैसा और प्रॉपर्टी आपके पास है और प्लस आपके अगेंस्ट में कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। आज की तारीख में पब्लिक के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। जिस पार्टी के लीडर को आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना है, कितना पैसा और प्रॉपर्टी उसके पास है, कितने क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट में हैं और कितने क्रिमिनल और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब आप जान सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन नाउ, बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स इज ट्रू। एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल्स। अभी तक बोलना मुश्किल है। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. तो इन्होंने भाई साहब ऑर्डर पास कर दिया है कि आप अभी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस कीजिए, ठीक है, आप और हमको ये रिपोर्ट सबमिट कीजिए, खुद में आप इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे। किसको निर्वाचित करना है, किसको पार्टी टिकट देना है, या आप भाई साहब बतौर प्रूफ हमको दिखाएंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस हुआ है और आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे। Suggestions to reform political parties, a law should be made to regulate the internal affairs. Internal affairs भाई साहब देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हजारों कार्यकर्ता होते हैं और डिस्प्यूट होना लाजमी है, ये थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, जितने भी हैं
to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in the case of party disputes, to hold open elections to highest posts. Okay, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3, to women candidates. ये भी अभी बोला जा रहा है. ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स या वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी पॉलिटिक्स में बहुत लेस है और ऐसा होना चाहिए. ये प्रपोजल्स हैं जिससे हम इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन. तो इलेक्शन जो है तो स्टेट फंडिंग से होनी चाहिए. ठीक है, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस. गवर्नमेंट को भाई साहब पार्टीज को मनी देना चाहिए टू सपोर्ट द इलेक्शन. ठीक है, दिस सपोर्ट शुड बी गिवन इन काइंड. पेट्रोल का सपोर्ट, पेपर का सपोर्ट, ऐसा मनी नहीं, टेलीफोन एक्सेट्रा का सपोर्ट, or it could be given in cash on the basis of the votes secured by the party in the last elections. तो गवर्नमेंट को कभी कभी सपोर्ट करना चाहिए. These suggestions have not yet been accepted by the political parties. If and when these are accepted, there could lead to some improvement. But we must be very careful about legal solutions to political problems. ठीक है, over regulation of political parties can be counterproductive. ज्यादा हम political parties को अगर कंट्रोल करने जाएंगे तो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप बिगड़ जाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप बिगड़ जाएगा क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे, हम ज्यादा रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शंस उन पे डालेंगे तो पब्लिक के मुद्दे जो हैं वो सॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ. जितना आप लॉ बनाएंगे उतना ही लोग ऐसा चीजें को सोचेंगे कि कैसे चीट किया जाए, है ना. द मोर यू फ्रेम लॉज, द मोर पीपल थिंक अबाउट चीटिंग ऑन द लॉ. Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like. Ways to form a political party. There are two other ways in which political parties can be reformed. Firstly, people can put pressure on political parties. Petitions डाल सकते हैं भाई साहब. ठीक है, publicity, agitations. ठीक है, ordinary citizens, pressure groups and movements and the media can play a very important role in this. If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. ठीक है, तो reforms को उनको करना ही पड़ेगा. ठीक है, they would basically. Secondly, political parties can improve if those who want this join political parties. The quality of democracy depends upon the degree of public participation. कितना भाई साहब public participation है लोगों का. It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. तो हम बाहर भाई साहब क्रिटिसाइज करते रहेंगे पॉलिटिकल सिस्टम को और वोट देने भी नहीं जाएंगे तो वो तो फिर बेकार हो गया. फिर आपका कोई हक नहीं बनता है किसी पॉलिटिकल सिस्टम को या पॉलिटिकल पार्टी को गाली देना. अगर आप अपना एक छोटा सा काम जो कास्ट करना है वोट, कभी भी 100% वोटिंग नहीं हुई है. कभी भी किसी भी एरिया में 100% वोटिंग नहीं हुई है. और अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वही पॉलिटिकल सिस्टम को गाली देते हैं. तो आप अपना एक छोटा सा जो काम है वो भी नहीं कर पाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम को या पॉलिटिकल पार्टीज को गाली दे रहे हैं, ये हक नहीं बनता है आपका. ठीक है, आपने निर्वाचन ही नहीं किया है तो जो भी सिस्टम आएगा आपको मानना पड़ेगा. ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स. सो दिस वाज द चैप्टर ऑन पार्टी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज. एनी क्वेश्चंस पीपल हैव? कौनो क्वेश्चन है भाई साहब? नहीं है तो स्टेट बोर्ड वाले अलविदा और सीबीएसई वाले उधर जाएं.